अक्सर ये देखने को मिलता है कि कूटनीतिक लाभ उठाने के लिए छोटे देश परस्पर दो बड़ी और विरोधी ताकतों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करते हैं। इस प्रकार इन छोटे देशों को दोनों बड़ी ताकतों से कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक फायदे मिलते हैं। दक्षिण एशिया में श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देश दशकों से इसी नीति का पालन करते आए हैं। भारत और चीन की प्रतिस्पर्धा का सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं देशों ने उठाया है। भारत और चीन के प्रभुत्व के बीच का संतुलन इन देशों की संप्रभुता की भी रक्षा करता है। उदाहरण के लिए आज नेपाल पर भारत से ज्यादा प्रभुत्व चीन का है, जिसके कारण नेपाल की विदेश नीति भी अब बीजिंग के हाथों में जाती दिखाई दे रही है। ट्रंप प्रशासन के आने के बाद से अमेरिका अपने आप को दुनिया भर के युद्ध क्षेत्रों से बाहर निकाल रहा है। ट्रंप पहले ही ये कह चुके हैं कि उन्हें किसी और की लड़ाई नहीं लड़नी है। ऐसी स्थिति में पश्चिमी एशिया में एक बड़ा वैक्यूम बन गया है, जिसे चीन जल्द से जल्द भरना चाहता है। हालांकि अरब के देश खुद ऐसा नहीं चाहते। अरब के देश चीन के साथ आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते तो मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं चाहते कि चीन उनके देश में इतनी बड़ी ताकत बन जाए कि कल को उनकी विदेश नीति भी स्वतंत्र ना रह सके। इसलिए एक तरफ जहां सऊदी अरब चीन की सहायता से अपने यहाँ न्यूक्लियर पावर से संबंधित येलो केक का प्लांट स्थापित कर रहा है, तो वहीं भारत में मौजूद सऊदी अरब का राजदूत भारत के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने की मांग कर रहा है। सऊदी अरब के कट्टर दुश्मन ईरान का भी यही हाल है। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ईरान ने चीन के साथ 25 वर्षीय $400 बिलियन की डील पर हस्ताक्षर किया है। उसके बाद माना गया था ईरान चीन के हाथों बिक गया है और यहाँ तक कि भारत के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। हालांकि अब जिस प्रकार से भारत के रक्षा मंत्री से लेकर भारत के विदेश मंत्री तक लगातार ईरान के दौरे कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि ईरान भी अब चीन और भारत के बीच एक संतुलन स्थापित करना चाह रहा है, ताकि उनके यहाँ चीन जरूरत से ज्यादा प्रभावी ना हो सके। इसी प्रकार उत्तर में रूस में भी चीन को काबू में करने के लिए उसके विरुद्ध इंडिया कार्ड खेलने से नहीं घबरा रहा है। पिछले वर्ष रूस ने प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर उसके फार ईस्ट में निवेश करने का न्योता दिया था। वर्ष 2019 में रूस ने भारत के प्रधानमंत्री को 5वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था। उस दौरान ही भारत ने रूस के फार ईस्ट में $1 बिलियन का निवेश करने और गैस और ऑयल सेक्टर में 35,000 करोड़ के 50 समझौते पक्के किए थे। रूस के फार ईस्ट में चीन पहले से ही सक्रिय है और उसी के रास्ते वह आर्कटिक में भी अपना प्रभाव जमाना चाहता है। ऐसे में रूस नहीं चाहता कि उसके फार ईस्ट को अकेला चीन ही हाईजैक कर ले। रूस ने चीन को काबू में करने के लिए वहां भारत को बुलाया है। यही ट्रेंड आसियान देशों में भी देखने को मिल रहा है। लद्दाख में जिस प्रकार से भारत ने चीन को पटखनी दी है, उसके बाद दक्षिण चीन सागर से सटे देशों का भारत के नेतृत्व में विश्वास बढ़ा है। 15 जून की गलवान घटना के बाद अब तक वियतनाम और फिलीपींस जैसे देश दक्षिण चीन सागर में भारत को आमंत्रित कर चुके हैं। वियतनाम के राजदूत ने भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से मुलाकात करते हुए कहा था कि हम चाहते हैं कि भारत हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आकर तेल और गैस के लिए क्षेत्र में अन्वेषण करे। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की अब दूसरी देशों के अंदरूनी मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। इसके अलावा रूस जैसे देश चाहकर भी दूसरे देशों को कोई बड़ा आर्थिक पैकेज या ट्रेड डील नहीं दे सकते हैं, क्योंकि असल में रूस की अर्थव्यवस्था उतनी बड़ी है नहीं। ऐसे में आर्थिक और सैन्य दृष्टिकोण से भारत ही एकमात्र ऐसा देश बचता है जो दुनिया भर में चीन के एकाधिकार को चुनौती दे सके। दुनिया के देश जानते हैं कि अगर उनके देश में चीन को खुली छूट दे दी गई तो चीन अपने हितों के लिए उनका किसी भी हद तक जाकर फायदा उठा सकता है, जैसा कि उसने लाओस, श्रीलंका और कई अफ्रीकी देशों के साथ किया है। यही कारण है कि वे चीन को काबू में करने के लिए अपने यहाँ भारत को आमंत्रित कर रहे हैं।